प्रदेश सरकार का एक डिसीजन आया है जिसमें कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो पिछली सरकार ने 1 अप्रैल 2022 के बाद खोले थे उनको डीनोटिफाई किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको खोलने की जो मंशा थी, पहली ये थी कि हम वोट बैंक को प्रभावित करें और अगर हार गए तो जो सरकार आएगी उसके गले की फांद बनेंगे। इस सरकार ने किया क्या कि आनन फानन में बिना बजट का प्रावधान और 42 ईयर की इस राजनीतिक जर्नी में सर कोई ऐसा मोमेंट लाइफ में आया हो जिसने झकझोर के रख दिया हो कि महात्मा गांधी के बुत को किसी ने तोड़ा है और इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। इस विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की है। संभवतः उसी विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी के इस जो स्टैचू है इसको खंडित भी किया। तो एक बार फिर से आपका वेलकम है आज के इस स्पेशल लाइव सेशन में। मेरा नाम है रवि शर्मा, हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है सेंसम डिजिटल। आज इस लाइव में आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सनैलिटी को मिलाने वाले हैं। अगर उनकी बात करूं तो उनकी पर्सनैलिटी में कुछ गुण ही ऐसे हैं कि आप उनकी पर्सनैलिटी से अछूते नहीं रह पाएंगे। इन नेता का नाम है श्री प्रेम कौशल जी। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए आपके बीच में इन्वाइट करूंगा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता श्री प्रेम कौशल जी। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे प्लेटफॉर्म पर। सर थैंक यू। राजनीति में अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं? देखिए, मैं जब राजनीति में कदम रखा 1981 में जी सर, तो बहुत छोटी उम्र थी, लेकिन जब मैं कॉलेज एससीए का ज्वाइंट सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ तो राजा वीरभद्र सिंह जी 1983 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक छात्र नेता के तौर पर उनके साथ संपर्क हुआ और जब उनसे मिला तो निश्चित तौर पर कि बहुत नेताओं से तो मिलना जुलना था नहीं, तो उनके व्यक्तित्व से, उनकी कार्यप्रणाली से प्रभावित हुआ और उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार, मान, सम्मान और अपनापन दिया। तो राजनीति में मैं निश्चित तौर पर वीरभद्र सिंह को और राष्ट्रीय स्तर पर पंडित नेहरू को अपना मैं आदर्श मानता हूँ। दोनों महान व्यक्तित्व के धनी थे और दोनों के व्यक्तित्व से, दोनों की कार्यप्रणाली से मेरा जो राजनीतिक जीवन है या मेरी राजनीतिक सोच है वो हमेशा प्रभावित रही। राजनीतिक पृष्ठभूमि में आप आए और जो पिछले 20 साल का जो सफर रहा है, पिछले 20-25 वर्ष का जो सफर रहा है वो थोड़ा सा मुश्किल भरा रहा है। ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है बड़ी देर तक। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी आते हैं। जब आप राजनीति में आए तो कांग्रेस पार्टी का भी अच्छा खासा संगठन था, फिर समीकरण बदले और प्रदेश में नई विचारधारा का आगाज हुआ। लोअर हिमाचल में स्पेशली भारतीय जनता पार्टी बड़े स्पीड से आगे गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो सर्वाइवल की पोजीशन थी, किस तरह से सर्वाइव किया इन मुश्किल हालातों में? खासकर मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र था जहां से आप आते हैं, तो कितना मुश्किल रहा सर ये दौर, पिछला जो 2 दशक रहे हैं? ये स्टेट ऑफ माइंड की बात है। मुख्यमंत्री हमीरपुर का हो, मुख्यमंत्री शिमला का हो, मुख्यमंत्री कांगड़ा का हो, निश्चित तौर पर जिस जिले से मुख्यमंत्री होते हैं उस जिले का थोड़ा एक प्रोरोगेटिव होता है और उसका एज रहता है एक प्रदेश की राजनीति में और विकास के मामले में। लेकिन हमें कभी इस चीज को ध्यान में नहीं रखा कि प्रेम कुमार धूमल हमीरपुर जिला से मुख्यमंत्री हैं, हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। उन्होंने उनकी जो राजनीति करने का तरीका था उनका अपना था, क्योंकि मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता रहा हूँ, तो मुझे इस चीज से कभी फर्क नहीं पड़ा कि धूमल साहब का संबंध हमारे विधानसभा क्षेत्र से है, हमारे जिला से है, तो उससे कोई किसी तरह का खौफ हो, किसी तरह की कोई लिहाज हो। ये ठीक है, जो अगर कोई अच्छा काम उन्होंने किया तो हमने उसकी प्रशंसा भी की, लेकिन जहां एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर, एक दूसरे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पर जो अपनी जिम्मेदारी थी, धूमल साहब के मुख्यमंत्री रहते भी हमने उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, बिना भय के और बिना किसी लाग लपेट के और लिहाज से जो था उसको निभाया। ये ठीक है कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद हमीरपुर जिला में कांग्रेस पार्टी के जो राजनीतिक हालात थे उन पर थोड़ा असर पड़ा, लेकिन उसके बावजूद जो था कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनको हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी को और प्रेम कुमार धूमल जी को एक जबरदस्त चुनौती दी। और आज आप देख रहे हैं कि पिछले चुनावों में प्रेम कुमार धूमल जी को भी पराजय का सामना करना पड़ा। तो ऐसा कभी नहीं रहा कि उनके मुख्यमंत्री होने से कोई दबाव मेरे ऊपर रहा हो। मैं हमेशा एक लाइन के ऊपर,
और संघर्ष के रास्ते के ऊपर चलने में विश्वास रखता हूं। सर की अच्छे हालात में और बुरे हालात में, परिस्थितियों में अनुकूल या प्रतिकूल जो भी परिस्थितियां रही, इन सारी परिस्थितियों में आपने जो बैलेंस स्थापित किया अपनी पर्सनालिटी में, ये किस तरह से मैनेज कर पाए सर आप? देखिए, मेरे साथ तो ऐसे घटनाक्रम हुए हैं कि कोई ऐसे घटनाक्रमों में आदमी टूट भी जाता है, बिखर जाता है। मैं आपको याद होगा कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में एक उपचुनाव हुआ, मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और एन लास्ट मौके के ऊपर मेरा टिकट कटा। वो मेरे लिए एक बहुत ऐसी 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 घड़ी थी जिसमें खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने उसमें भी खुद को संभाला। और मैं ये मानता हूँ कि भाग्य, समय और ईश्वर की इच्छा के बिना जी आदमी कुछ हासिल नहीं कर सकता। ये ठीक है कि हमको अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आई, लेकिन मैं कभी उन परिस्थितियों से घबराता नहीं हूँ और विचलित नहीं होता हूँ। थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, कई बार झटका लगता है, मन व्यथित भी होता है, लेकिन मैं खुद को बहुत जल्दी संभाल लेता हूँ। बड़े सारे लोग राजनीति में आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, पार्टी का टिकट मिलता है, चौथे दिन उनका जो पौ बारह हो जाती है, माहौल चेंज हो जाता है, बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। या कुछ लोग एक पार्टी ट्राई करते हैं, अगले कुछ सालों में फिर दूसरी पार्टी की तरफ मूव कर जाते हैं, फिर मतलब वो तोड़ मरोड़ की राजनीति में चले जाते हैं, खरीद फरोख्त की राजनीति में चले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? आपका लंबा अनुभव रहा है राजनीति का। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है जिसके ऊपर आपने चर्चा की। जी वास्तव में आज समाज में स्थिति पॉलिटिशियंस की ऐसी हो गई है, नेताओं की ऐसी हो गई है कि आज जो इज्जत, जो मान सम्मान किसी जमाने में विधायक को, मंत्री को, पॉलिटिशियन को मिलता था, जिस इज्जत की नजर से लोग देखते थे, आज उसमें बहुत गिरावट आई है। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। और ये गिरावट आने के पीछे जिन घटनाक्रमों के, जिन जिन बातों का आपने जिक्र किया, यही इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। आज मैं समझता हूँ कि राजनीति में बहुत से लोग सेवा भाव की बजाय राजनीति को एक पेशा समझ के राजनीति में जो है वो कदम रख रहे हैं, और उसकी वजह से आज धन, बल और दूसरा जो गलत तरह के हथकंडे अपनाकर राजनीति में आगे बढ़ने का जो एक प्रचलन आज देश की राजनीति में चला है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये समाज के लिए भी घातक है, देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, और खासकर मैं समझता हूँ कि हमारे देश की जो जनता है उसके लिए बहुत। मेरा अगला सवाल सर कि आज प्रदेश में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है। एक युवा नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। बड़ी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, जितना उनके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, हर दिन एक नई चीज देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, पढ़ने को मिल रही है। और जो समझिए कि जो प्रेरणा है वो बढ़ती जा रही है। एक्सपेक्टेशंस तो मैं इसको नहीं कहूंगा, पर मैं इसको कहूंगा कि जितना ज्यादा उनके बारे में जान जाए उतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। संगठन, कांग्रेस पार्टी के हर संगठन पर उन्होंने जाके काम किया है और जमीन से उठे हुए एक नेता है। तो सर थोड़ा सा उनके बारे में जानना चाहूंगा। देखिए, जहां तक उनके साथ इंटरेक्शन का प्रश्न है, हम साथ साथ ही छात्र राजनीति में थे। मैं उनसे शायद 1 साल बड़ा हूँ, वो मुझसे 1 साल छोटे हैं। वो संजौली कॉलेज के प्रेसिडेंट थे और मैं हमीरपुर कॉलेज का प्रेसिडेंट। तो अब मुझे खुशी है कि इस तरह की पृष्ठभूमि, जो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक संघर्ष की कहानी है, उस संघर्ष के दौर से निकलते हुए और ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर एक व्यक्ति जो है, ग्रामीण परिवेश में रहने वाला व्यक्ति, एक साधारण और गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति आज प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। एक नए युग की शुरुआत आज हिमाचल प्रदेश में हुई है। माननीय वीरभद्र सिंह जी ने बहुत लंबे समय तक इस हिमाचल प्रदेश को संवारा, बनाया, और एक नया और विकसित हिमाचल को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है, और उनकी जगह निश्चित तौर पर नया नेतृत्व जो था उसकी दरकार थी कांग्रेस पार्टी को, और वो नेतृत्व आज कांग्रेस पार्टी को मिला है। मेरे जैसे तमाम जो छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं और ग्रामीण परिवेश और गरीब परिवारों से निकले हुए जो कार्यकर्ता है, उनके लिए ये बहुत फख्र की बात है, गौरव की बात है। और 42 ईयर की इस राजनीतिक जर्नी में सर कोई ऐसा मोमेंट लाइफ में आया हो जिसने झकझोर के रख दिया हो,
या एक बड़ा यू टर्न जिंदगी में आया हो? कि मेरा तो राजनीतिक जीवन जो है वो सारा संघर्ष में निकला। जी। और एक घटनाक्रम जिसका मैं आपने मुझे याद आ गया, आपने जिक्र किया, तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम मेरे साथ घटित हुआ था जी सर। जो कभी भूलेगा नहीं, वो स्मृतियों में हमेशा रहेगा। और वो राजनीति का एक बहुत बुरा पहलू था, जो एक बहुत बुरा पहलू मैंने अपने जीवन में देखा और महसूस किया। वो था सन 2000 में 9 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट की रात को किसी ने महात्मा गांधी की मूर्ति हमीरपुर के गांधी चौक पे तोड़ दी। और वहां एक शॉप है गांधी चौक के ऊपर, उसका नाम है जिमीदार अली हट्टी। उनका नाम था, जो दुकान चलाते थे, मथुरू। तो वो सुबह आके महात्मा गांधी की जो मूर्ति थी उसको स्नान कराते थे, साफ सफाई वहां करते थे। उनका देहांत हो गया, उनका बेटा रमेश, उसने उस परंपरा को जारी रखा। तो जिस दिन ये मूर्ति टूटी, उस दिन सुबह मुझे कुछ 6 बजे उनका फोन आया कि महात्मा गांधी का जो स्टैचू है, मूर्ति है, उसको किसी ने तोड़ दिया है। मैं गांधी चौक पे गया और मैंने देखा कि वो स्टैचू जो था वो नीचे गिरा हुआ था, टुकड़े गिरे हुए थे। और मैं महात्मा गांधी का बहुत एडमायर हूँ, इसलिए कि गांधी ना होते तो देश आजाद ना होता, आजादी का मूवमेंट शुरू ना होता। और क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूँ, तो इसलिए मैं उनको ज्यादा ज्यादा एडमायर हूँ कि उन्होंने, अगर वो ना होते तो आज ये दलित समाज जो है, आज मैं इस तरीके से आपके साथ जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता, बात नहीं कर रहा होता, इतने अधिकार हमको नहीं मिले होते। तो जब मैंने महात्मा गांधी के स्टैचू को नीचे गिरे हुए तो मेरी आंखों में आंसू आए, और मैंने उसी की दुकान से डीसी एसपी को टेलीफोन किया कि महात्मा गांधी के बुत को किसी ने तोड़ा है और इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और एक मेमोरेंडम हमने बनाया जिसमें मैंने इनिशिएट किया, और कांग्रेस के 50-60 लोग इकट्ठे होकर हमने वो मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर उस वक्त होती थी अनुराधा, उनको दिया। तो और उसमें हमने ये कहा कि जिस विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की है, संभवतः उसी विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी के इस जो स्टैचू है इसको खंडित भी किया है। और हमने धरना दिया, एजिटेशन किया कि अपराधियों को पकड़ो, क्योंकि अपराध सरकार भाजपा की थी, मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी थे, मूर्ति को तोड़ने वाले इनके अपने लोग थे, तो उनको इन्होंने पकड़ना नहीं था। मेरे ऊपर पुलिस से, प्रशासन से दबाव आए कि आप आंदोलन को खत्म करिए। मैंने कहा अपराधियों को पकड़िए, हम आंदोलन को खत्म कर देंगे। और धीरे धीरे पूरी पार्टी और जनता इसको बहुत बड़ा आंदोलन की शक्ल उस आंदोलन ने ली। हमारे वीरभद्र सिंह जी उस वक्त विपक्ष के नेता होते थे, वो भी आए उस आंदोलन में शिरकत करने के लिए। और उसमें अंततः भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि उस आंदोलन से बहुत घबरा गई, 15 अगस्त का कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम हमीरपुर के बॉयज स्कूल ग्राउंड में हुआ, जिसमें जेपी नड्डा उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर होते थे, वो आए, और हमने गांधी चौक के ऊपर किया, उसमें वीरभद्र सिंह जी आए। तो हमारे कार्यक्रम में 2,500-3 हजार लोग थे। भारतीय जनता पार्टी का जो सरकारी कार्यक्रम सरकार का था उसमें 100-150 लोग थे। तो बहुत बड़ा एक मूवमेंट बना उस वक्त उस स्टैचू का जो तोड़ा था उसको लेके। लेकिन उससे पीछा छुड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मूर्ति तोड़ने का केस मेरे ऊपर ही बना दिया। और दुर्भाग्य से वो जो संगमरमर की मूर्ति थी, उस मूर्ति के टुकड़े, कंकड़ जो थे, वो मेरी कार में प्लांट कर दिए गए और मेरे ऊपर ही वो मुकदमा जो था वो बना दिया गया। और उसमें दुर्भाग्य से कुछ हमारे लोगों ने भी, जो मुझे राजनीतिक तौर पर एलिमिनेट करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे, उन्होंने भी पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सहयोग किया। उसके बाद वो बहुत लंबा चला, जमानत का दौर, हाई कोर्ट में जाके जमानत, सुप्रीम कोर्ट में केस, मेरी जमानत रद्द करने का प्रदेश सरकार ने किया, लेकिन वहां वो टिका नहीं। फिर उसके बाद उसका ट्रायल हुआ, मैं एक्यूट हुआ, मैंने मानहानि का मुकदमा किया। लेकिन आपको पता है आजकल के युग में सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं, तो मैं एक्यूट उस केस में बरी तो हुआ, लेकिन वो टीस, वो जख्म आज भी मेरे मन में है कि मैं तो बरी हो गया, लेकिन महात्मा गांधी की मूर्ति को किसी ने तो तोड़ा था। वो आज भी आजाद हैं, और जिस व्यक्ति ने उस मूर्ति को तोड़ने के खिलाफ आंदोलन किया, उसी के ऊपर उस वक्त की सरकार ने, पुलिस ने उस मूर्ति को तोड़ने का मुकदमा बनाया। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि
ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम था, पर मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मेरी पार्टी ने भी मेरे साथ इंसाफ नहीं। मंत्रिमंडल का गठन होना भी बाकी है, उस पर भी बड़ी सारी चर्चाओं के बाजार जारी है। पर उस बीच में से एक खबर सुर्खियों में है पिछले 2-3 दिन से, प्रदेश सरकार का एक डिसीजन आया है जिसमें कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो पिछली सरकार ने 1 अप्रैल 2022 के बाद खोले थे उनको डीनोटिफाई किया है। बीजेपी के बड़े सारे लोकल नेता है वो प्रदेश भर में उसके खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं। क्योंकि आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, तो सर आपसे मैं सटीक राय जानना चाहता हूं कि क्या मुद्दा है ओवरऑल, क्या इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, असल स्टोरी क्या है सर? देखिए, जब चुनाव नजदीक आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, खासकर जब उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पराजय मिली 4 सीटों के ऊपर, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के ऊपर, तो उसके बाद एक अफरा तफरी का माहौल जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार में पैदा हुआ और इनको लगा कि हम सत्ता से बाहर जाने वाले हैं। और उस पृष्ठभूमि में इनको लगा कि हम नए इंस्टीट्यूशन धड़ाधड़ खोल के जो है वो लोगों को प्रभावित करेंगे और घोषणाएं करके जो है वो हम अगला चुनाव जीतेंगे। और उसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, उसी सोच को ध्यान में रखते हुए एक राजनीतिक एजेंडे को तय करके वर्तमान सरकार, जो पिछली जो जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, उस सरकार ने अंतिम समय में जब चुनाव बिल्कुल मुहाने पर थे, उस समय में जो है वो कुछ संस्थाएं जो है उनको खोलने की जो है वो नोटिफिकेशन जारी की। लेकिन आपको पता है कि संस्था किसी कोई अगर नया कार्यालय खोलना है, किसी को अपग्रेड करना है, तो उस कार्यालय को खोलने के लिए महज एक सरकारी चिट्ठी जरूरी पर्याप्त नहीं है। उसके लिए सबसे पहले बजट का प्रावधान, और उसके बाद जो मानिए आप कहीं कोई डिवीजन खोल रहे हैं तो उसके लिए क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स, जो स्टाफ वहां लगेगा उसकी पोस्टें क्रिएट की जाती हैं। अगर आप कोई स्कूल अपग्रेड कर रहे हैं तो उसमें जो टीचर्स आएंगे उन टीचर्स की पोस्टें क्रिएट की जाती हैं। तो इस सरकार ने किया क्या कि आनन फानन में बिना बजट का प्रावधान किए, और जो हिमाचल सरकार के ऑफिसर्स थे जो इस चीज को जानते थे कि अब प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं है, ये दफ्तर खोल के जो है वो आर्थिक बोझ प्रदेश सरकार के ऊपर पड़ेगा, और ये राजनीतिक एजेंडे के तहत इंस्टीट्यूशन जो है वो खोले जा रहे हैं या अपग्रेड किए जा रहे हैं, उनकी राय को दरकिनार करके जो है ये इंस्टीट्यूशन खोलने की घोषणाएं की गई और इनका नोटिफिकेशन किया गया। ना इन इंस्टीट्यूशन को खोलने में, कार्यालयों को खोलने में कोई बजट का प्रावधान था, ना ही पोस्टें क्रिएट की गई, किया क्या कि कहीं घोषणा कर दी, नोटिफिकेशन निकाल दी, इधर उधर से उठा के अधिकारी और कर्मचारी दूसरी जगह से उठा के वहां बिठा दिए गए, जिनकी तनख्वाह जो थी वो दूसरी जगह से निकल रही थी, लेकिन काम इधर कर रहे थे, क्योंकि लोगों को भ्रमित करना था कि हमने ये डिवीजन खोल दिया, ये हमने सर्कल खोल दिया, ये हमने हॉस्पिटल खोल दिया, ये हमने स्कूल अपग्रेड कर दिया। तो इस मंशा से किए गए कार्य थे। कांग्रेस पार्टी ने चुनावों में जाने से पूर्व ही ये कहा था कि प्रदेश सरकार के जो फैसले पिछले 6 महीने में प्रदेश सरकार ने जो संस्थान खोले हैं और जो फैसले लिए हैं उनको, उनकी समीक्षा करेगी सरकार। और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने कुछ विधायकों की एक कमेटी गठित की, जिसमें बहुत वरिष्ठ विधायक थे, हर्षवर्धन जी थे, संजय रतन जी थे, सुधीर शर्मा थे, शायद 4-5 विधायकों की कमेटी थी, जिस कमेटी ने पूरे रिकॉर्ड को खंगाला अधिकारियों के साथ बैठ के, और जब ये देखा कि बिना बजट के और बिना पोस्टें क्रिएट किए खोली गई संस्थाएं हैं, तो उनको बंद करने का फैसला सरकार ने लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनको खोलने की जो मंशा थी, पहली ये थी कि हम वोट बैंक को प्रभावित करें, और अगर जीत के आ गए तो देखेंगे, और अगर हार गए तो जो सरकार आएगी उसके गले की फांद बनेंगे। तो वही आज भारतीय जनता पार्टी जो है, इसको मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज ही एक उनका, जब वो मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त का एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र सिंह की सरकार थी, उसके द्वारा खोले गए संस्थान जो थे उनको डी नोटिफाई किया। ये जो वर्तमान में सरकार बनी है उसका अधिकार है कि वो समीक्षा करे, और आने वाले समय, ये किसने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार संस्थान नहीं खोलेगी? आने वाले समय में मेरिट के आधार पर
डिपार्टमेंटल पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश की माली हालत को ध्यान में रखते हुए और जन भावनाओं, जनहित और जनता की डिमांड को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से ऐसे जो जहां आवश्यक है वहां ऐसे कार्यालय खोलने की जो है वो प्रदेश की सरकार काम करेगी। जहां कहीं स्कूल को अपग्रेड करने की बात है, हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की बात है, वो भी करेगी। और आज के इस सेशन में सर एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप पार्टी के वरिष्ठ जनों में हैं और पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, बड़ी देर से संगठन में काम करते रहे हैं और एक आम जनमानस भी है। हमीरपुर और आसपास के इलाकों में एक बड़ी समस्या है जो नशे की समस्या है, और चिट्टा जिसमें एक बड़ा मेजर रोल है, जिसने बड़ी सारी फैमिली को तबाह किया है। तो जैसे कि प्रदेश में नई सरकार बनी है, अब कांग्रेस पार्टी का इस मुद्दे के ऊपर क्या एजेंडा है सर, क्या सोच है, किस तरह से इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है? इस पर आपकी एक राय जरूर जानना चाहता हूं सर। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उसकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहेगा प्रदेश के युवाओं को नशे के चंगुल से बाहर निकालना। जी देखिए, कोई भी समाज है, देश है, प्रदेश है, अगर उसका युवा स्वस्थ है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, तभी देश और समाज जो है वो तरक्की कर सकता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि आज हिमाचल प्रदेश में नशे का प्रचलन जो है वो बहुत बढ़ चुका है। और ये जो चिट्टे का आपने जिक्र किया, इस नशे का भी जो है वो प्रदेश में बड़ा प्रचलन है और इसमें बहुत काम करने की, इसमें दो तरह से काम करने की आवश्यकता है। एक तो जो कानून है उसको सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, जो पुलिस प्रशासन हमारा है उससे इसमें मुस्तैदी से काम करने की आवश्यकता है। दूसरा जो सबसे एक मैं समझता हूँ पहलू कि सामाजिक तौर पर जो हमारी एनजीओज हैं, हमारी जो संस्थान है, चाहे हमारे महिला मंडल हैं, चाहे हमारे युवक मंडल हैं, या दूसरे ग्रामीण स्तर पर जो काम करने वाले कोई छोटे छोटे समूह हैं, उनसे भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आसपास में जो इस तरह के घटनाक्रम है, इस तरह की जो गतिविधियां हैं, उनके ऊपर ना केवल नजर रखें बल्कि जो हमारे युवा साथी जो है जो इस नशे की चपेट में आ रहे हैं उनके साथ भी संवाद स्थापित करके, उनके साथ एक प्यार और मोहब्बत का रिश्ता कायम करके जो है उनको मोटिवेट करें कि वो इस चंगुल में ना फंसे, इस चंगुल से बाहर निकलें, क्योंकि इसमें बर्बादी के अलावा जो मैं समझता हूँ युवा पीढ़ी के हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। आप बिल्कुल शॉर्ट नोट पर हमारे साथ इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े, उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया और भविष्य की राजनीति के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं सर। आज के लाइव में इतना ही सर। थैंक यू रवि जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर।